सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल अजीज़ खान और आप देख रहे हैं बात होगी। एक बार फिर पाकिस्तानियों को महंगाई ने जकड़ लिया है। एक नया रेला महंगाई का आया है। हर चीज़ की कीमतों में इजाफा हुआ है। वो आटा है, चावल है, चीनी है, घी है, बच्चों के पीने का जो खुश्क दूध है, सबकी कीमतों में इजाफा हुआ है। ओपन मार्केट में भी और यूटिलिटी स्टोर्स ने भी कीमतों में इजाफा कर दिया है। ये क्यों हुआ है, इस पर हम बात करेंगे। साथ ही टेक्सटाइल का शोबा पाकिस्तान में बहुत आगे बढ़ रहा था और दिसंबर 2020 में सिर्फ एक महीने में 3.5 बिलियन डॉलर की पाकिस्तान ने एक्सपोर्ट की थी। कहा ही जा रहा था कि पाकिस्तान एक ऐसी पॉलिसी बनाएगा जो 2025 तक होगी, लॉन्ग टर्म टेक्सटाइल एक्सपोर्ट पॉलिसी होगी, लेकिन वो तातुल का शिकार है। इस वक्त कपास नहीं मिल रही है, यौन नहीं मिल रही है, जिसकी वजह से बुरी तरह टेक्सटाइल इंडस्ट्री मुतासिर हो रही है। फैसला क्यों नहीं किया जा रहा? और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि आज जश्न हो रहा है, आज जश्न हो रहा है पाकिस्तान सुपर लीग का इफ्तिताह, क्रिकेट की बहार आने वाली है। लेकिन इन सब के दौरान जो इम्पॉर्टेंट तरी चीज़ थी, ज़िमनी इंतखाबात थे, सेनेट के मामला चल रहे हैं, इंतखाबात के मामला चल रहे हैं। पहली बार पाकिस्तान में हो रहा है कि हुक्मरान जमात ज़िमनी इंतखाबात में मुसलसल शिकस्त खा रही है। केपी के अंदर भी शिकस्त हो रही है, सिंध में भी शिकस्त हो रही है। आखिर क्यों, ऐसा क्यों हो रहा है कि पीटीआई हुकूमत में रहते हुए मुसलसल शिकस्त का शिकार है? पंजाब के अंदर भी मामला है क्या? मेरे साथ पीटीआई सीनियर रहनुमा आफ्ताब जहांगीर साहब MNA हैं, वो इस वक्त DSNG वीडियो लिंक से मौजूद हैं, और खेलदास कोस्तानी साहब MNA हैं मुस्लिम लीग नून के, वो भी मेरे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले तो जो कामयाबी हासिल करने वाली पार्टी है, उनसे बात कर लेते हैं। खेलदास कोस्तानी साहब, ये जो हम देखते नहीं थे, सोचते नहीं थे, कभी होता भी नहीं था पाकिस्तान में जिसकी हुकूमत है वही सीटें जीत जाया करती थी। ये पाकिस्तान में पहली बार हो रहा है कि पीटीआई हार रही है, मुस्लिम लीग नून पंजाब में भी जीत रही है और जो है केपी में भी जीत रही है। ऐसा क्या नैरेटिव है, ऐसी क्या बात है कि इसमें जो है कामयाबी हासिल हो रही है मुस्लिम लीग नून को? फैसल, बड़ी मेहरबानी। देखे 2018 की इलेक्शन के बाद जो सीटें खाली हुई थी, जहाँ पे 2-2, 3-3 जैसे प्राइम मिनिस्टर ने लड़ी थी, तो वो जहाँ उस वक्त भी PMLN, JUF और अपोजिशन ने कामयाबी हासिल की थी, हुकूमत इनकी आ चुकी थी। तो उसके बाद जो अब कल बाई इलेक्शन हुआ है, खुसूसन जो KPK में फैसला हुआ है, उसकी 2 वजूहात हैं। एक वजह जो ये कहते थे कि नवाज शरीफ की सियासत खत्म हो गई, नवाज शरीफ का जो नैरेटिव है वो जो है दम तोड़ गया है, PDM की तहरीक जो है वो तबाह हो गई, वो नहीं, मतलब उसमें जान नहीं है। तो आपने देखा सिंध में पीपल्स पार्टी ने जीता, बलूचिस्तान में JUF की कामयाबी हुई, KPK में जहाँ पे एक बड़ी सरप्राइज हमने दिया है, और वहाँ पे मरियम नवाज साहिबा गई थी, KPK अवाम को जगाया कि ये जो चीनी महंगी हुई है, आटा महंगा हुआ है, ये जो आपने जिनको मुंतखब किया था, ये 2.5 सालों में उन KPK को कहाँ पहुँचाया। और KPK की अवाम ने इमरान खान की और उनकी हुकूमत की पॉलिसियों के खिलाफ और नवाज शरीफ के नैरेटिव को वोट दिया, और ये बड़ी हमारी फतह हुई है। और मैं समझता हूँ जो लोग कहते कि नवाज शरीफ की सियासत खत्म हो गई है, तो पाकिस्तान की सियासत नवाज शरीफ से चलती है। और चले आफ्ताब जहांगीर साहब, आपने बात सुनी खेलदास साहब की। अब क्या महंगाई ही है वजह जिसकी वजह से पीटीआई को शिकस्त हो रही है, या कोई और वजह समझते हैं कि ये ज़िमनी इंतखाबात में नहीं होता कभी कि जो हुक्मरान जमात है वो हार जाए? पीटीआई हार गई है, सिर्फ महंगाई है, या और वजह भी आप समझते हैं? अपनी गलतियों को तस्लीम करते हैं कि यहाँ गलतियां हुई है पीटीआई से? अच्छा, बहुत शुक्रिया जी, आपने मुझे अपने प्रोग्राम में मौका दिया। खेलदार साहब मेरे दोस्त भी हैं, बड़े मासूम आदमी हैं, समझे ना, क्योंकि इन्हें ग्राउंड की सियासत का पता नहीं है। ये रिजर्व सीट्स के मेरे दोस्त हैं, इन्हें पता नहीं है कि ग्राउंड की सियासत क्या होती है। देखिए, बात यह है कि सूबे सिंध के अंदर जो अब मैं खेलदास, मैंने आपके दरमियान बात नहीं की बॉस, आप मेरी भी ज़रा बात। ठीक है। तो पीपल्स पार्टी ने सिंध के अंदर 2 सीटें जीती, वो पीपल्स पार्टी की अपनी सीट थी। जैसे कराची के अंदर PS 188 जो था, वो पीपल्स पार्टी का एक रहनुमा थे मुर्तज़ा बलोच साहब, वो इंतकाल करके उनका बेटा उस जगह पे खड़ा था। लेकिन ये यकीनन ये बात अपनी जगह पर सही है कि
महंगाई जो है वो इस वक्त हमारे लिए सबसे बड़ा एक इशू है। हाँ। और उसका भी कोई असर होगा। लेकिन दूसरी बात ये कि ये भी बात अपनी जगह पर बिल्कुल सही है कि हमारी कोई मदाखलत नहीं है। अच्छा, जहाँ पर ये जीतते हैं तो वहाँ पे तो नवाज शरीफ का जो है बयानिया दुरुस्त हो जाता है, और जहाँ पर हारते हैं वहाँ पर कहते हैं ये धांधली हो गई है। हाँ। देखें, नौशेरा की सीट के अंदर ये हुआ है कि वहाँ की जो, अगर इनको मालूम नहीं है, कभी गए नहीं नौशेरा में जाकर अभी भी मालूम करें, वहाँ पर आपस में पीटीआई का एक आपस में इशू है लियाकत खटक साहब का और परवेज़ खटक साहब का। इनका एक इशू था जिसकी बुनियाद पर लियाकत खटक साहब पीटीआई के होते हुए उन्होंने वहाँ पर पीटीआई के नुमाइंदे की सपोर्ट नहीं की, लिहाजा इलेक्शन हुआ। और इसमें ये बात साबित होती है कि हुकूमत जो है उसने इलेक्शन कमीशन में या किसी जगह पर कोई अपना दबाव या कोई दबाव नहीं डाला। फेयर इलेक्शन हुआ, वहाँ पर फेयर इलेक्शन हुआ, मुस्लिम लीग नून जीत गई। वेलकम बैक। एक और मामला भी है कि जहां ज़मीनी इंतखाबात हो रहे हैं, अभी आप बात सुन रहे थे आफ्ताब जहांगीर साहब की भी, खेलदास साहब की भी, लेकिन वो कुछ गिरफ्तारियां भी हो रही हैं, मुकदमा दर्ज हो रहे हैं, इल्ज़ामात सही भी हो सकते हैं, गलत भी हो सकते हैं, लेकिन FIR दर्ज उस वक्त होती है जब गिरफ्तारियां हो जाती हैं और उसके बाद फिर उस गिरफ्तारी FIR के अंदर इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट की दफ़ात शामिल हो जाती हैं। फिर एक ऐसे शख्स को जो MP है और अपोजिशन लीडर है उसके कमरे में सांप छोड़ दिया जाता है। मैं हलीम आदिल शेख साहब की बात कर रहा हूँ, ज़रा क्लिप देखें, उन्होंने ये क्लिप बनाया है, वायरल हो रहा है, बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है। सिंध हुकूमत के लिए एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि हो क्या रहा है, ज़रा देखिए। ये सिंध के अपोजिशन लीडर हैं हलीम आदिल शेख साहब, इन्हें गिरफ्तार किया गया, इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज हैं, सेंट्रल जेल के अंदर हैं। ये सांप छोड़ा गया, सांप की वो तस्वीरें दिखा रहे हैं, इल्ज़ामात आयद कर रहे हैं मुराद अली शाह साहब के ऊपर, वज़ीर आला सिंध और चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी के ऊपर। ये हो क्या रहा है आफ्ताब जहांगीर साहब? ये PTI अचानक से एक अंडर अटैक हो गई है सिंध के अंदर, ऐसा क्या मामला है? क्यों पुरअमन तौर पर इंतखाबी मामला तो डायलॉग की चीज़ें नहीं चलती? इतना सख्त रवैया जो हलीम आदिल शेख साहब का है, क्या स्ट्रैटेजी है इस वक्त PTI की सिंध में? अच्छा, देखिए, PTI की तो जो पे है भी है, लेकिन देखिए मैं ये समझता हूँ बहैसियत पाकिस्तानी, बहैसियत एक शहरी, कि आखिर हमें आगे बढ़ना है कि नहीं बढ़ना है। देखिए, इलेक्शन हो रहे हैं, इलेक्शन को पुरअमन होना चाहिए और जो आवाम का फ़ैसला है उसको एक्सेप्ट करना चाहिए, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो PTI हो, पीपल्स पार्टी हो, कोई भी हो। लेकिन ये कौन सा तरीक़ेकार है कि जी आप इलेक्शन कमीशन कह रहा है हलीम आदिल शेख को हल्के से बाहर निकालने की बात कर रहा है, उस पर गोलियां भी चल रही है, वो दिखा रहे हैं, उसकी तहकीकात होनी चाहिए। बल्कि और उसके बाद जब वो बाहर निकलते हैं तो उनको कोई फरवरी 5 का कोई मुकदमा या पुराने मुकदमे में उनको गिरफ्तार कर लेते हैं। वो भाई अगर गिरफ्तार करना था तो उनको पहले कर लेते उस मुकदमे के अंदर, और उसके बाद फिर सारी दफात और फिर सारे मुकदमात जो हैं दहशतगर्दी के भी, वो भी सब उन्हीं पे लगते हैं। क्या ऐसा कभी हुआ है कि जी अगर जो जगह जहाँ लड़ाई हो रही है, गोली चल रही है, उसकी गाड़ी के ऊपर गोली लग रही है, तो वो क्या सिर्फ वही खुद ही कर रहा है? उसके ओपोनेंट भी तो कोई होगा, कोई ओपोनेंट का कोई आपने ऑपोजिट कोई बंदे भी पकड़े कि नहीं पकड़े, कोई है, मतलब एक इंसाफ के तकाजे भी कुछ होते हैं। लेकिन क्या है कि आप इन हालात के अंदर जो ऐसे हालात होंगे, मुझे आप बताएं कि कौन लोग अपने बच्चों को कहेंगे कि जी वो इलेक्शन प्रोसेस के अंदर जाएं, सियासत में हिस्सा लिया करें, अपनी खवातीन को भेजेंगे, क्या करेंगे? आप मुझे पता, ये कैसी सूरत हाल है? तो मैं तो ये समझता हूँ कि देखें, मैं एक कौमी असम्बली का मेंबर भी हूँ, मेरे पर जिम्मेदारी भी है, और मैं शहर कराची का एक नुमाइंदा भी हूँ। मैं सिंध को रिप्रेजेंट करता हूँ, सिंध धरती का बच्चा हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि मेरा मुल्क तरक्की करे। नहीं तो इस साले मामले पे आपकी पार्टी की स्ट्रेटजी क्या है? मतलब हलीम आदिल शेख साहब जो हैं वो जेल में रहेंगे? नहीं, ये तो आपकी अच्छी ख्वाहिश है, लेकिन मैं पूछना चाह रहा हूँ कि पार्टी की पॉलिसी अब क्या है? सर देखिए, वो तो अब तो वो पार्टी की पॉलिसी तो ये है कि जी अब जो मुकदमात हैं वो तो अदालतें ही फैसला करेंगी ना। हम ये तो नहीं कह सकते कि जी अब मैं तो ये नहीं कह सकता कि हलीम आदिल शेख को जो भी अब रिलीफ मिलेगा वो अदालत से मिलेगा। ठीक है, तो इसी तरह इनको भी जो रिलीफ मिलेगा, चाहे वो पंजाब में मिले, कहीं और भी मिले, वो भी अदालतों से ही मिलेगा। अदालतों से मिलेगा, तो इन्हें अपने अदालतों पर एतमाद करना चाहिए। मामला इतना संगीन हो गया है खेलदास साहब के, इस तरह के मुकदमात कायम हो रहे हैं, अपोजिशन लीडर के ऊपर सांप छोड़े जा रहे हैं। पता नहीं ये बात ठीक है या नहीं है, लेकिन हलीम आदिल साहब ये कह रहे हैं उन्होंने अपनी लाठी से मारा है, सांप उनके ऊपर छोड़ा गया था, तस्वीर दिखा रहे हैं, वो DSP का भी जिक्र कर रहे हैं। लेकिन बहरहाल आप क्या देख रहे हैं, सियासत किस नहज पर जा रही है खेलदास साहब?
देखिए, आफ्ताब जहांगीरी साहब मेरे दोस्त हैं, बड़ी अच्छी बातें की है जो अली मादुल शेख के हवाले से जो उन्होंने ओपिनियन दिया है, हर पाकिस्तानी यही चाहता है। मगर मैं आपको बताऊं अजीज साहब, इस वक्त इस मुल्क का जो अपोजिशन लीडर है शहबाज शरीफ, वो इमरान खान के इंतकाम का निशाना बना हुआ है। पंजाब का अपोजिशन लीडर जो है हमजा शहबाज, वो भी उनके इंतकाम का निशाना, दोनों हमारे लीडर जेल में हैं। जो हलीम आदिल शेख ने उस दिन रवैया किया, उस पे पूरी कराची समेत कश्मीर तक किसी को ये जो उसका रवैया था वो उसमें सबको अफसोस है। तो अच्छा। पीटीआई की सफ़ों में भी जिस तरह वो हथियार लेके पीटीआई का झंडा लगा के गुंडे लेकर गया है। और आपको पता है हलीम आदिल शेख हमारा, मेरा ज़ाती उससे अच्छा सा ताल्लुक भी है, मगर जिस जगह पे वो निकले हैं, जो उसको मतलब फोटो निकालना, मीडिया में आना, जिस तरह उसको जो हिर्स बन गया है, वो अपनी ज़िंदगी को दाव पे लगा के उनको यही है कि मुझे मीडिया पे आना है, किसी तरह मुझे, अब अपोजिशन लीडर बन गए। जो कुछ आपने किया इमरान खान के, बन गए हो अब तो अपोजिशन लीडर। अब आप एक बड़े मनसब पे हो, आप पूरी पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हो, आप सिंध असेंबली में अपोजिशन को रिप्रेजेंट कर रहे हो, मगर उसका रवैया नहीं बदला है। और जिस तरह उन्होंने जो भी कुछ ड्रामा करने की कोशिश की, अब देखिए इलेक्शन कमीशन एक आजाद इदारा है, उन्होंने पुलिस को कहा कि इसको हल्के से बाहर निकाला जाए। तो सही है, आप समझते। चौधरी मंजूर साहब पाकिस्तान के सीनियर रहनुमा इस वक्त मौजूद है। चौधरी साहब, हम ये देख रहे हैं सिंध के अंदर, अभी आप सुन भी रहे होंगे खेलदास साहब की गुफ्तगू, आपने आफ्ताब जहांगीर साहब का भी पॉइंट ऑफ व्यू सुना होगा। एक क्लिप जारी हुआ है, हलीम आदिल शेख साहब कहते हैं उनके कमरे में जब वो गिरफ्तार किया गया, कमरे में सांप छोड़ दिया, उन्होंने उसको लाठी से मारा है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उनकी जान लेना चाहती है। क्यों इस तरह का एनवायरनमेंट बन गया है? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, मुस्लिम लीग नून हो, पीटीआई हो, एक डायलॉग का प्रोसेस क्यों नहीं है? ये इंतशार का प्रोसेस क्यों है चौधरी मंजूर साहब? वैसे तो वो पंजाबी की एक मिसाल है, पता नहीं आप समझते हैं कि नहीं। सत्त लड़े तो विस किनू चढ़े। अब हलीम आदिल शेख साहब को सांप ने क्या दसना है? तो दस्ता भी तो खुद मर जाता। अच्छा। नहीं, ऐसी बात तो नहीं है, इंसान है। अब अगर कोई सांप छोड़ दे और फिर बाद में ये दे कि जवाब के भाई नहीं, मसला ये है कि कम से कम इल्जाम भी वो लगाए जो उनको मौका में बंद नहीं किया, कि ये ना कहें कि ये तमाशा हमें ज्यादती कर रहे हैं, मौका में बंद करके तस्वीरें निकाल रहे हैं। वो किसी कमरे में रखा है, जो लोग मिलने गए उनकी मेरे ख्याल तफ्तीश होनी चाहिए, पता चल जाएगा कि किसने सांप छोड़ा है। अच्छा, वैसे ये रुझान जो है, ये बात है जो साहब बिल्कुल सही बात है कि तहकीकात होंगी तो पता चल जाएगा। ये गिरफ्तारी के बाद इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत मुकदमात की दफात जारी हो जाती है मुकदमे के अंदर, ये इतना सख्त रवैया क्यों? और जो इल्ज़ाम लगा रहे हैं हलीम आदिल, बिलावल भुट्टो जरदारी पे लगा रहे हैं, मुराद अली शाह साहब पे लगा रहे हैं, इसमें कितनी सच्चाई आपको? आपने देखा होगा कि बाकी सारे लोग भी मौजूद हैं कराची के अंदर, किसी को आप इतने असले के साथ उधर लहराते फायरिंग करते किसी को देखा है? तो ऑटोमेटिक वेपन से अगर आप पोलिंग स्टेशन के बाहर, पहले तो बात जा ही नहीं सकते थे बतौर एमपीए, बतौर अपोजिशन लीडर को छोड़ दें, बतौर एमपीए एमएनए एमपीएस को जाने की इजाजत नहीं है। पहले तो उन्होंने वो लॉ ब्रेक किया, फिर उसके बाद असला के साथ चले गए, फिर वो लॉ ब्रेक किया, फिर वो लॉ ब्रेक किया। भाई आप एक बंदा कोई चीज मानता ही नहीं और सारे बदतमीजी के और उसे कुछ आता ही नहीं, तो वो मतलब हम फिर भी कहते हैं कि देखें, अगर कोई ऑलरेडी कई उनके खिलाफ ऑलरेडी पर्चे हैं जिसमें उन्होंने बेलें नहीं करवाई हुई, तो एक पर्चा उनके खिलाफ। बहुत बहुत शुक्रिया चौधरी मंजूर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया खेलदास साहब, आफ्ताब जहांगीर साहब। पीटीआई के लोग कराची में गिरफ्तार हो रहे हैं, समीर मीर शेख साहब भी गिरफ्तार हुए हैं और लोग भी गिरफ्तार हो रहे हैं। इंसाफ मिलना चाहिए, अदालतों से ही ज़ाहिर मिलेगा, लेकिन एक सख्ती है जो कि होने की ज़रूरत नहीं है सियासत के अंदर। शुक्रिया से पहले मैं ब्रेक ले रहा हूँ और ब्रेक के बाद हम बात करेंगे टेक्सटाइल की पॉलिसी 2025 तक, उसमें तातुल क्यों है? पाकिस्तान ने जो एक मोमेंटम बनाया था एक्सपोर्ट का, वो मोमेंटम टूट रहा है या आगे बढ़ेगा? इस पर बात करेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। मुल्क में एक्सपोर्ट बढ़ाने का एक विजन है वज़ीर आज़म पाकिस्तान का। उन्होंने बहुत बड़ा पैकेज
दिया टेक्सटाइल इंडस्ट्री को, और भी शोबाजात के अंदर वो बहुत कोशिश कर रहे हैं काम करने की, लेकिन हमारी लॉन्ग टर्म पॉलिसी कोई नहीं बनती है। हमने देखा टेक्सटाइल के शोबे के अंदर 2020 के दिसंबर में एक्सपोर्ट पाकिस्तान ने रिकॉर्ड एक्सपोर्ट की, लेकिन अब फिर एक पॉइंट ऐसा आया कि पाकिस्तान के पास कॉटन नहीं है, पाकिस्तान के पास यार्न नहीं है, लॉन्ग टर्म पॉलिसी नहीं है। वो एक जिसे कहते हैं ना कि एक लॉन्ग टर्म सिलसिला बन जाए जिसके तहत पाकिस्तान को पता हो कि हाँ ये एडवांटेज कोविड की वजह से मिला है, चाइना एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहा, बांग्लादेश के अंदर मसाइल है, इंडिया में मसाइल है, और पाकिस्तान एडवांटेज ले, वो एडवांटेज हासिल नहीं हो रहा है। और एक बार फिर एक टेंशन है टेक्सटाइल की इंडस्ट्री में। जो थोड़ी बहुत खुशी आई थी, जो रोजगार के मौके मिले थे, जो ऑर्डर मिले थे, अब दोबारा डबल माइंड हो रहे हैं। अब डबल माइंड क्यों हो रहे हैं और उस मसले से कैसे निकलेंगे, मेरे साथ मौजूद है डॉक्टर मोहम्मद मुश्ताक साहब, एक्सपर्ट हैं, सनतकार हैं, और आसिफ इनाम साहब एप्टमा के सरबराहों के अंदर हैं। डॉक्टर साहब, पहले मैं आपसे बात का आगाज़ करना चाहता हूँ। वजह क्या है, क्या वजह है कि एक बार फिर सनत जो है टेक्सटाइल की वो स्ट्रेस में है और डिसीजन नहीं ले पा रही है हुकूमत? कौन से ऐसे फैसले आप समझते हैं कि होने चाहिए फौरी तौर पर? डॉक्टर मुश्ताक साहब। डॉक्टर मुश्ताक साहब, आपको आवाज आ रही है? मेरा ख्याल है उनको आवाज नहीं आ रही। आसिफ इनाम साहब, आपको आवाज आ रही है सर? जी बिल्कुल आ रही है जी। अब मैं वही सवाल आपके पास ले आता हूं कि कौन सी ऐसी चीजें जो आप समझते हैं कि फौरी तौर पर स्टेप्स लेने की जरूरत है स्ट्रेस को निकालने के लिए जो टेक्सटाइल के शोबे पे इस वक्त है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो अल्हम्दुलिल्लाह टेक्सटाइल का शोबा जो है वो बहुत बेहतर जा रहा है, और आपको पता होगा कि वज़ीर-ए-आज़म साहब ने जो इंतखाबी वादे किए थे, जो 6.5 सेंट की गैस और 7.5 सेंट की बिजली, इसके ऊपर चूंकि उन्होंने आते ही अमल किया, और उसके बाद आपने देखा कि कोविड के दरमियान जो टर्फ और दूसरी कंसेशनल स्कीम जिसमें से कुछ पहले मौजूद थी, कुछ नहीं आई, तो लोगों ने उसके ऊपर वज़ीर-ए-आज़म साहब के वादे पूरे होने के ऊपर एतमाद करते हुए तकरीबन 500 बिलियन की जो है वो इन्वेस्टमेंट इस वक्त कमिट कर दी है, जिसकी एलसियां खुल गई हैं और कंस्ट्रक्शन हो रही है। अब आपको पता है जैसे पाकिस्तान में आपको हमेशा जब कोई तरक्की होने लगती है तो कुछ स्लीपर सेल टाइप के लोग आ जाते हैं जिनका काम होता है कि भाई पाकिस्तान आगे ना बढ़े, तो इस किस्म की चीजें कुछ एक्टिव हुई हैं। ये कौन से स्लीपर सेल? ये आपने जबरदस्त बात की। नहीं, ये अगर आप पाकिस्तान का रिकॉर्ड देख लें तो जब आप 6-8%, 9% की तरफ होते हैं तो कोई ना कोई अजीब सी स्कीम आ जाती है कि जी इसको यूं कर दें, फलां कर दें। हालांकि ये आप देखें कि जो एनर्जी का डिफरेंस है ये रीजनली हमारा अभी भी ज्यादा है, यानी जो रीजन में पहले 7.5 सेंट अब कहते थे वहां आप 6 पे चले गए वो, क्योंकि पूरी दुनिया में एनर्जी में इनोवेशन आ रही है। तो अब उसका ये हुआ कि किसी तरीके से आईपीपी और इन तमाम का, देखिए एक बहुत बड़ी लायबिलिटी 2000 अरब की महंगी परचेज है सालाना, जो पिछली गवर्नमेंटें कर गई हैं। ठीक है, तो मतलब आपको बहुत अहल समझते हैं, उन्होंने 2000 अरब सालाना का महंगी खरीद की है, और ये 30 साल तक इस कौम के ऊपर मुसल्लत रहेगी। और हर गवर्नमेंट की कोशिश होगी कि ये किसी तरह, मतलब गवर्नमेंट के पास तो कोई वसाइल नहीं होते, गवर्नमेंट का तो वसाइल सिर्फ लोग ही होते हैं ना, तो उसी के ऊपर डाइवर्ट होने की इन्होंने बहरहाल बहुत अच्छा इक़दाम किया है कि कई चीज़ों को इन्होंने एक्नॉलेज करके रीनेगोशिएट किया है, विच इज़ ऑल्सो अ कमेंडेबल टास्क। और उस दौरान में वो नेगोशिएट होकर उसका जो फल आएगा, जब उसके फोरेंसिक ऑडिट्स वगैरह सारे होंगे जो उसका पार्ट है, इट विल टेक टाइम। तो ये जो 7.5 और 6.5 को डीरेल करने की कोशिश है ना, ये टेक्सटाइल इससे क्या हुआ है कि जब 500 अरब लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया तो वो अब थोड़े से घबरा गए कि भाई ये क्या, मतलब हमने तो इस पॉलिसी में शिफ्ट है, पॉलिसी में शामिल है पॉलिसी। मैं आसिफ इनाम साहब, डॉक्टर मुश्ताक साहब को भी गुफ्तगू में शामिल लेता हूँ। डॉक्टर साहब, यही सवाल मेरा आपके लिए भी है कि इस वक्त कौन से स्टेप्स लेने की जरूरत है कि जो एक अच्छा इन्वायरमेंट है टेक्सटाइल के शोबे में, ये कंटिन्यू रहे, स्ट्रेस जो आया है उससे निकल जाए ये शोबा? डॉक्टर साहब। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर। पहली बात जो है ना, थोड़ी सी हमें माजी में जाना पड़ेगा कि जब 2000 के कुर्ब-ए-जवार के अंदर बहुत बड़े पैमाने पर इंडस्ट्री काम कर रही थी और उसके बाद फिर एक बहुत बड़ा सवाल आया और कई साल तक नई इंडस्ट्री लगने की बजाय लाहौर बहुत सारी इंडस्ट्री जो है वो बंद हुई, जिसके नतीजे में ये हुआ कि भी ये उसकी वजूहत एनर्जी भी थी और उसके साथ साथ मुल्क का परसेप्शन भी था
और उसके साथ साथ हमारी और बहुत सारी जो पॉलिसीज थी उसकी वजह से हुआ। अब हुआ ये कि वो बहुत सारी इंडस्ट्रीज जब तो अब ऑल ऑफ ए सडन जो पीछे रह गए थे वो किसी न किसी वजह से जिंदा बैठने कर भी रहे थे और अपने मामला को। ठीक है। अब जैसे ही कोविड के बाद एक प्रेशर आया, थोड़ा सा वो चाइना से शिफ्ट हुआ, बांग्लादेश से, इंडिया से, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली हम तो पहले ही 80-90% पे जो जिंदा थे वो काम कर रहे थे, जो नहीं थे वो तो थे ही नहीं। ठीक है। तो वो फौरी तौर पर ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स की वजह से वो बिल्कुल आप समझे कि चौक हो गया काम। ठीक है। पूरा करने वाले की मेरी कैपेसिटी नहीं है। अब इमीडिएटली लोगों ने एक्सपेंशन पे चले गए। तो गुल्लक ये हुई कि सरकार ने जो डिजिट था उसको कम करते गए, जिससे लोगों को बकअप हुआ और लोगों ने इनकरेज हुए और उन्होंने इम्पोर्ट शुरू की। अब वो इम्पोर्ट भी आना शुरू हो गई है, लगना भी शुरू हो गई है, एनर्जी की सूरत भी अच्छी बेहतर हो रही है। वादा किया वो बेहतर इवन रीजनल है तो मामला से। लेकिन सोचने की बात जो है ना वो सिर्फ ये है कि कोई शॉर्ट टर्म पॉलिसी ना ली जाए कि ये 1-2 साल का मामला नहीं है, लॉन्ग टर्म पॉलिसी हो। पाकिस्तान के बाद टेक्सटाइल के अलावा कोई चीज भी ऐसी नहीं है जो हम एक्सपोर्ट कर। बिल्कुल सही। मेरा सवाल यही है डॉक्टर साहब, आपसे भी मेरा सवाल ये था कि कौन से ऐसे स्टेप्स लेने की जरूरत है कि इमरान खान साहब जो स्लीपर सेल की बात की ना आसिफ इनाम साहब ने कि स्लीपर सेल आ जाते हैं, जो अच्छा काम करना पड़ता है स्लीपर सेल आके बीच में रुकावटें खड़ी करते हैं। तो मेरा सवाल आपसे ये डॉक्टर साहब कि कौन से स्टेप अभी इमरान खान साहब लें कि आपको सुकून हो जाए, इंडस्ट्री को सुकून हो जाए कि हाँ रोजगार हो और इन्वेस्टमेंट हो और एक्सपोर्ट बढ़ जाए? फेवरेट बात यह है कि जो दुनिया में मॉडल कामयाब है ना, उस मॉडल के अंदर फॉरेन कोलैबोरेशन एक बहुत बड़ा सेगमेंट है। अच्छा। वो आप वियतनाम को देख लें, आप बर्मा को देख लें, कहीं भी देख लें, जहाँ पर कोई ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करने की जरूरत है जिसमें बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां पाकिस्तान में आकर एक कोलैबोरेशन करने, उससे हमें लड़ने का मौका भी मिलता है। एक पॉइंट हो गया, यूनिट्स लगाने का मौका मिलता है। ठीक है। एक मेरा पॉइंट बुनेतर का ये है। दूसरा मेरा पॉइंट जो है ना वो बुनेतर का ये है कि इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया में परसेप्शन हमारी पहले से कहीं बेहतर हो गई है। एनर्जी की सूरत को मजीद अगर बेहतर एनर्जी और बेहतर कर लें। अच्छा, अब जो एक मॉडल है, एक मुल्क ने, मेरे उसका नाम नहीं याद, उसने ये किया था कि 10 साल के लिए एनर्जी की प्राइस फिक्स कर रहे हैं, 5 साल के लिए कर रहे हैं। अब आपको ये नहीं पता कि अगले महीने जो बिल आना है वो कितने का होगा, वो तो किसी को नहीं पता, पेट्रोल का कितना होगा, गैस का कितना होगा। सही बात है। मैं आसिफ इनाम साहब का भी इसके अंदर इनपुट ले लेता हूँ। आसिफ इनाम साहब, आप एग्री करते हैं डॉक्टर मुश्ताक साहब की सारी जो तजावीज़ है उससे? जी, इसमें मैं आपको एक चीज़ अपडेट कर दूं कि जो टेक्सटाइल पॉलिसी गवर्नमेंट ला रही है ये 5 साल के लिए है, तो दैट मीन्स कि इसमें एनर्जी कॉस्ट तमाम चीज़ें वो तो आ ही नहीं रही है, पता नहीं। अच्छा, वो आ क्यों नहीं रही है? स्लीपर सेल उसको रोकने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? देखिए, इसीलिए मैंने आपको बताया कि बहुत सारे वेस्टेड इंटरेस्ट होते हैं जिनका ये होता है कि जी गलियां हो जाएं, सोनिया जीते मिर्जा यार फिरे। इसमें एसएमई के लिए बहुत सहूलत दी गई है। तो एसएमई जो है ना वो बहुत, इसमें जो एसएमई की खास तौर पे प्रॉब्लम्स थी उनको एड्रेस करने के लिए भरपूर कोशिश की गई है। तो बहुत सारे लोग होते हैं उनको अच्छा नहीं लगता। और फिर अगेन वही बात है, इसमें रज़ा दाऊद और ऑलरेडी प्राइम मिनिस्टर, देखिए जिस पॉलिसी के ड्राफ्ट के ऊपर 500 अरब की इन्वेस्टमेंट हो जाए तो इंशाल्लाह आप देखिएगा कि जब ये पॉलिसी एज इट इज लॉन्ग टर्म हो जाएगी तो ज्यादा हो जाएगी। एक आखिरी सवाल मैं आप दोनों हजरात से पूछना चाहता हूं। पिछले दिनों एक टेंशन हो गई थी, पाकिस्तान में कपास नहीं है, कपास नहीं है, कपास नहीं है, यान नहीं है, यान नहीं है, इंडिया से मंगाओ 2 दिन में आ जाएगी, बाहर से मंगाएंगे तो 2 महीने लगेंगे। आसिफ इनाम साहब, उस स्ट्रेस का क्या हुआ? कपास आ गई? नहीं सर, हमने कपास मांगी नहीं। देखिए उसकी वजह ये, बल्कि ये तो बहुत बड़ी नेमत रही पाकिस्तान के लिए। अच्छा। जो इंडिया ने हमसे ट्रेड बंद की, एक तो पहली बात है हमने नहीं की, उन्होंने बंद की तो हमने रेसिप्रोकेट किया, जो कि हमारी गवर्नमेंट का बहुत एहसान इक़दाम है और हम उसके साथ खड़े हैं। दूसरे, पाकिस्तान की तारीख की मतलब वन ऑफ द लोएस्ट क्रॉप हुई है, ड्यू टू एरिया भी कम कास्ट हुआ, बहुत सारी चीजें उसमें आ गई। उसके बावजूद हमने जो है वो दूसरी दुनिया से सोर्स कर ली। जो कॉटन की पैदावार बढ़नी है उससे मुल्क को जो फायदा है उससे कोई दूसरी बात नहीं है। जो कॉटन ग्रो हो जाएगी वो हमारी फॉरेन एक्सचेंज और हर चीज की बचत होगी। मगर इंडिया से जब तक वो रेसिप्रोकेट ना करे, बंद उन्होंने किया था, पाकिस्तानी आइटमों पे 200% ड्यूटी लगाई थी। जब तक तो ये शोर क्यों मच रहा था फिर, इतना ज्यादा कैंपेन क्यों चलाई? आपके सनतकार बहुत शोर मचा रहे थे। अगर मैं समझता हूँ कि जी मेरे मुल्क की इज्जत रेपुटेशन के आगे मेरा थोड़ा सा वक्ती प्रॉफिट है तो मैं जरूर शोर मचा लूंगा। अगर मैं समझता हूँ कि नहीं, इन बॉटम
अगर मेरे मुल्क की इज्जत है तो मेरी है, तो मैं थोड़ा सा नुकसान कर लूंगा, दूसरी जगह से ले लूंगा। चलें डॉक्टर साहब, आप क्या कहेंगे इसके ऊपर? पुलवामा के बाद हिंदुस्तान ने बंद कर दिया था ट्रेड, और ये बड़ी अच्छी बात की आसिफ इनाम साहब ने कि हमें पाकिस्तानी होकर चलना चाहिए। एंगल से बात करना चाहता हूँ जी जी। 1960 के अंदर दुनिया में 80-90% कॉटन इस्तेमाल होती थी और कुछ वूल और कुछ सेलुलोज था। आज की तारीख में दुनिया में 75% में से सिर्फ 25% दुनिया की कंजम्पशन फाइबर के कॉटन फाइबर की है, और बिल्कुल बहुत थोड़ी सी वूल की और सेलुलोज की है। सारी की सारी दुनिया जो वो मैन मेड फाइबर की तरफ जा चुकी है, वही हाईली वैल्यू एडेड आइटम्स हैं। पाकिस्तान से एक्सपोर्ट होने वाली जितनी भी सारी कॉटन रिच हैं, वेरी रेयर उसमें परसेंटेज जो है वो मैन मेड फाइबर की है। हमें ये इन द लॉन्ग रन ये जाना चाहिए। अगर आप कॉटन की प्रोडक्शन में देखें तो 6 मिलियन और 6 मिलियन चाइना और इंडिया की है, और उसके बाद हमारा तो चौथे पावर में नंबर आता है, क्वांटिटी भी हमारी तो 2-3 मिलियन के करीब है, एग्जैक्ट तो मुझे नहीं पता जी। लेकिन मैं जो बात कहना चाहता हूँ कि इन द लॉन्ग रन हमें इस बात पे सोचना चाहिए और हमें अपने आप को इस वक्त तरफ डाइवर्ट करना चाहिए कि क्यों ना हम नॉन कॉटन आइटम्स के ऊपर अपने आप को लेकर जाए, अपनी इंडस्ट्री को लेकर जाए। आज भी पाकिस्तान नॉन कॉटन आइटम्स को लेकर जाए। मैं आखिरी चीज आप दोनों हजरात से पूछना चाहता हूं, टाइम बहुत कम है मेरे पास। डॉक्टर साहब खाली बताएं कि ये जो टेक्सटाइल पॉलिसी है जो 2025 तक की है, ये इसमें रुकावट आप क्या समझ रहे हैं, क्यों इसका अनाउंसमेंट नहीं हो रहा? देखो जी, ये तो उनके अपने मामला हो सकते हैं कि उनको क्या इसके अंदर मसाइल पेश आ रहे हैं। मैं जो बात उसमें ये कहना चाह रहा हूँ कि ज़ाहिर है इसमें बहुत सारे लोगों के स्टेक होते हैं। मिसाल के तौर पर हम जी धागा इम्पोर्ट की इजाज़त दे दें, इसके लिए गारमेंट्स वाले तो बहुत खुश होंगे, लेकिन स्पिनिंग वाले नाराज हो जाएंगे। कॉटन एक्सपोर्ट की इम्पोर्ट की इजाज़त दे दें, स्पिनिंग वाले नाराज हो जाएंगे, स्पिनिंग वाले खुश हो जाएंगे। तो कैसे? तो सब बस मेरे पास चंद सेकंड बाकी रह गए। आसिफ इनाम साहब, एक वजह बताएं कि ये पॉलिसी क्यों अनाउंस नहीं हो रही? पाकिस्तान की एक्सपोर्ट इस पॉइंट पे खड़ी हुई है, आप इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं, कौन है जो रुकावट है इस पॉलिसी के अनाउंसमेंट? इसका सिर्फ एनर्जी वाला सेक्टर जो है वो थोड़ा सा पुश करने की बात है, तो आई थिंक सो उसी पे एक रुकावट है, वरना बाकी तमाम पॉइंट एग्री हैं। एंड आई होप सो कि इंशाल्लाह वेरी सून इट विल बी अनाउंस्ड एंड वी विल बी मूविंग अहेड। बजाय इसके कभी कैप्टिव की गैस काटना और ये सब चीज़ों के बजाय वी शुड प्रोग्रेस कि हमने सुबह क्या लगाना है और मजीद आगे क्या बढ़ना है, और इंशाल्लाह आई होप सो कि ये एज इट इज पॉलिसी अनाउंस हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आसिफ इनाम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया मुश्ताक साहब। पाकिस्तान को एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी की ज़रूरत है। टेक्सटाइल के बगैर पाकिस्तान अपनी एक्सपोर्ट आगे नहीं बढ़ा सकता, और ये जो 19-20 वाले हैं ना, स्लीपर सेल वाली एक बात आई है, मेरा ख्याल है बहुत सारे लोग इससे होशियार हो जाएंगे। कौन है वो स्लीपर सेल? आसिफ इनाम साहब ने एक्सपोज कर दिया, नाम नहीं लिया लेकिन नाम ना लेके भी उन्होंने बता दिया कौन है रुकावट। अब मामला है पाकिस्तान सुपर लीग। पाकिस्तान सुपर लीग अल्हम्दुलिल्लाह 100% पाकिस्तान में हो रही है। वो वक्त आ गया है कि सारे मैचेस पाकिस्तान में होंगे। अब हम चलते हैं कि मुकाबला बेसिकली किन टीमों के दरमियान है, किसकी टीम ज़्यादा मजबूत है। नसीम राजपूत साहब मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं, बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं स्पोर्ट्स के। नसीम राजपूत साहब, आज पहला मैच होगा, बताएंगे जीतेगा कौन? आज हम रिकॉर्ड कर लेते हैं आपकी बात कि कौन जीतेगा और उसकी वजह क्या है, आपका फेवरेट टीम कौन सी है? फैसल अजीज खान साहब, आप पहले ही सवाल इतना मुश्किल कर लेते हैं कि बाकी टीमों को हद करा के छोड़ेंगे। वैसे अगर बात करें तो मेरी टीम तो कोयटा ग्लैडिएटर्स ही है। अच्छा, गुड। इसमें कोई शुबा नहीं है। और कोयटा ग्लैडिएटर्स फैसल भाई थोड़ी सी ज्यादा तगड़ी भी लग रही है। अगर हम देखें तो क्रिस गेल का साथ जब से इनको मिला तो वो के पहले 2 मैचों में, लेकिन वो मोमेंटम बना के जा सकते हैं, क्योंकि उन्हें श्रीलंका की सीरीज खेलने के लिए श्रीलंका जाना है वेस्ट इंडीज की जानिब से। उनकी जगह फैफ डब्ल्यूसी ज्वाइन करेंगे कोयटा ग्लैडिएटर्स को, वो भी उतने ही तगड़े प्लेयर हैं। अगर बैलेंस वाइज देखते हैं या ट्रैक आके देखते हैं, अब तक की जो 5 PSL खेले गए उसमें 67% विनिंग रेशियो है कोयटा ग्लैडिएटर्स का। अच्छा। उसकी वजह यह है कि नदीम उमर साहब ज्यादातर अपने उन खिलाड़ियों पर रिलाय करते हैं कि जो सारा साल उनकी जानिब से क्लब क्रिकेट खेलते हैं। जब कराची किंग्स और कोयटा ग्लैडिएटर्स जो आज का इब्तिदाई मैच खेलेंगे तो आप हैरान होंगे कि जिस वक्त कराची किंग्स किसी लाहौर से खेल रही हो, मुल्तान से खेल रही हो, पेशावर से, इस्लामाबाद से, तो पूरा क्राउड जो है वो कराची को सपोर्ट कर रहा होता है। लेकिन जब मुकाबला कराची किंग्स का और कोयटा ग्लैडिएटर्स का होता है तो उस वक्त 40-60 का रेशो हो जाता है, जो कोयटा की बहुत बड़ी काफी वजह यह है कि कराची किंग्स में कराची के प्लेयर्स दिखाई नहीं देते। एक दानिश अजीज जो है वो उन्होंने शामिल किया है, माजी में हम नहीं देखते थे कराची के प्लेयर्स। जबकि अगर कोयटा ग्लैडिएटर्स की बात कर लेते हैं तो सरफराज, अनवर अली, साइम अयूब आ गए। तो कोयटा के अंदर कराची के प्लेयर्स हैं। अली खान
जी, कोयटा ग्लैडिएटर्स में कराची के प्लेयर, क्योंकि उनके ओनर का ताल्लुक चूंकि कराची से है और वो पिछले 32 साल से नदीम उमर साहब क्रिकेट से वाबस्ता है। हाँ। तो उनका क्लब जो पाकिस्तान क्रिकेट क्लब है या उनकी उमर एसोसिएट्स है, वहां से ये सब लोग खेलते रहते हैं, तो वहीं से वो PSL में आ गए। यही वजह है कि, और एक फैसल साहब आपको बताऊं कि चले आपने अपना फेवरेट बता दी कि कोयटा जीतेगी और रिकॉर्ड कर लेते हैं। वैसे इस वक्त एक होता है ना, परसेप्शन बिल्डिंग होती है, लाहौर, कलंदर, कराची, कोयटा, इस्लामाबाद। आपके ख्याल में दूसरे नंबर की टीम कौन सी है? पहली कोयटा, दूसरी कौन सी? दूसरी टीम की अगर बात करते हैं तो मैं दो उन टीमों के साथ जाऊंगा जो अब तक टाइटल नहीं जीते। लाहौर कलंदर है और एक मुल्तान सुल्तान है। इस्लामाबाद 2 मरतबा जीत चुके, पेशावर जीत चुके, कराची डिफेंडिंग चैंपियन है, कोयटा जीत चुके। दूसरी टीम एक नया चैंपियन सामने आने से पाकिस्तान सुपर लीग का ब्रांड मजीद जो है वो मजबूत होगा कि अब 5 टीमें ऐसी हो गई हैं 6 में से कि जो टाइटल जीती हुई है, और इससे जो है वो मोटिवेशन ना सिर्फ उस टीम को मिलती है बल्कि उस पूरे शहर को भी मिल जाती है। बिल्कुल सही बात है। नसीम, एक और चीज बताएं, आपको इस वक्त जो सुपर लीग में नए प्लेयर्स इंट्रोड्यूस हुए हैं इस सीजन के अंदर, कौन से ऐसे स्पार्किंग नजर आ रहे हैं जो किसी भी टीम के लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो सकते हैं? नए प्लेयर्स की अगर हम बात करें तो कौन सी टीम में ऐसे प्लेयर्स हैं? देखिए, नए प्लेयर्स में जैसे राशिद खान है, अफगानिस्तान के स्पिनर है, सारी दुनिया की लीग खेल रहे हैं, इस वक्त T20 के नंबर 1 बॉलर हैं, इस वक्त वनडे के नंबर 1 बॉलर हैं। अफगानिस्तान का बॉलर इस वक्त इंटरनेशनल क्रिकेट की रैंकिंग में टॉप पे दिखाई दे रहा है। लेकिन अनफॉर्चुनेट ये है कि वो 2 मैचेस के बाद लाहौर कलंदर्स को भी दस्तयाब नहीं होंगे, क्योंकि हालांकि उन्हें प्लैटिनियम कैटेगरी, जो सबसे बड़ी कैटेगरी है जिसमें 3 करोड़ रुपया एक प्लेयर लेता है, उस कैटेगरी में भी जो है ना वो 2 मैचों के लिए दस्तयाब है। अफगानिस्तान की एक सीरीज शेड्यूल हो गई है क्योंकि राशिद खान 3 फॉर्मेट में खेलते हैं, इस वजह से जिम्बाब्वे के खिलाफ है वो। तो राशिद खान है। पाकिस्तानी कौन से प्लेयर्स हैं आपके ख्याल में? नहीं, आजम खान, मोइन खान के साहबजादे वो रैपिडली इंप्रूव कर गए, और जो वो इस वक्त जो पावर हिटिंग का एक फैक्टर हमें बहुत अच्छा खेलते हैं दिखाई देता है, वो एक पावर हिटर देखने वाला होगा। फिर क्रिस गेल और आजम खान दोनों ही एक टीम के अंदर है। और दीगर टीमों की बात करें तो चले कोई पेसर बताएं, पाकिस्तान टीम के अंदर कोई ऐसा प्लेयर इस वक्त PSL में खेल रहा है जो हम देखिए परफॉर्म करके पाकिस्तान टीम का हिस्सा बन जाए? कोई स्पीडी कोई पेसर पाकिस्तान के लिए खेलने के लिए हम PSL से चाहते हैं कि मिल जाए कोई? देखिए, ज्यादातर जो बॉलर्स हैं वो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर चुके हैं, या बहुत सारे ऐसे बॉलर्स मुख्तलिफ टीमों की जानिब से खेल रहे हैं कि शायद वो पाकिस्तान लेवल का प्रोडक्ट नहीं है। अच्छा। यही वजह है कि उनको मौका नहीं दिया जाता। बाकी तो खेल चुके हैं, लेकिन जमीर एक लड़का ऐसा इस्लामाबाद यूनाइटेड ने अभी पिक किया है कि जो लगता है कि पाकिस्तान के दरवाजे के ऊपर जो है ना वो नॉक करेगा। अच्छा। और रिसेंटली नॉक करेगा, और हालांकि वो एक रिप्लेसमेंट के तौर पर है इस्लामाबाद यूनाइटेड में, लेकिन मैं समझता हूं कि वो बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। लेकिन एक धचका बहुत बड़ा शाबाश जल्मी को लगा है, अभी तक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ऑफिशियली अनाउंस नहीं किया, लेकिन हमारे जराए बता रहे हैं उनके कैप्टन और पाकिस्तान के मोस्ट एक्सपीरियंस फास्ट बॉलर वहाब रियाज बाहर हो गए। अच्छा, ये रीजन जानने की इस वक्त कोशिश की जा रही है कि वो क्यों बाहर हो गए। ये बहुत बड़ा धचका है पेशावर। अनफिट हो गए? जी, अनफिट हो गए। अब रीजन बाद में पता चलेगा फैसल भाई। पूरे टूर्नामेंट से हो गए या आधे मैच से हुए? देखिए, अभी तक तो टूर्नामेंट से बाहर बता रहे हैं। शुरू में कोई चीज बताई नहीं जाती, उसका रीजन क्या है? कहीं ऐसा तो नहीं है वहाब रियाज PSL से बाहर हो गए? ये बहुत बड़ी खबर दे रहे हैं। वहाब रियाज बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पेसर हैं, बहुत ही जबरदस्त, उनका मतलब बड़े बड़े बैट्समैन उनसे डरते हैं। आपके पास ये इतलात हैं कि वो PSL से फारिग हो गए, अनफिट हो गए? तफसीलात नहीं पता, पैर में चोट लगी है, हाथ में चोट लगी है? हाँ, ये बहुत बड़ी खबर है। चोट लगी है या नहीं लगी है ये अपनी जगह पर। वहाब रियाज का कहीं किसी मैनेजमेंट से कोई ज्यादा तो नहीं हो गया, क्योंकि अगर अच्छा झगड़ा की भी इतलात है, कोई झगड़ा भी हो सकता है। हाँ। झगड़ा भी हो सकता है, लेकिन अगर खुदा ना खास्ता कोई ऐसी चीज होती कि जिस तरह उमर अकमल का सीजन 5 से पहले हुआ था। चले वो देख लेते। जावेद आफरीदी वैसे कूल आदमी है, बहुत सारी चीजों में ठंडा चलते हैं। आखिरी चंद सेकंड रह गए मेरे पास। ये टिकट्स लोगों को नहीं मिल रहा है नसीम, ये टिकट्स आखिर क्यों नहीं मिलते? अब भी नहीं मिल रहे? वो नहीं मिलेंगे, इसमें दूसरी बात ही नहीं है, क्योंकि पहले 37,000 की कैपेसिटी थी जो अब 7,500 हो गई है। हाँ। इन्होंने स्पॉन्सर्स को भी देने, बाकी लोकल मैनेजमेंट, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, लोग भूल जाएं टिकट मिलेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया नसीम राजपूत साहब। प्रोग्राम है इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी। इजाजत दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।